नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो शकील अहमद ने राहुल गांधी के कुछ कच्चे चिट्ठे खोले हैं, कुछ खुलासे किए हैं और ये कहा है कि पूरे देश की राजनीति में इतना डरपोक, इतना असुरक्षित नेता कोई दूसरा नहीं है और उनसे पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी टाइम मांगते हुए थक जाएंगे, मिल नहीं सकते। राहुल गांधी ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं। शकील अहमद निश्चित रूप से सीनियर नेताओं में हैं, कई बार एमएलए रह चुके, सांसद रह चुके, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों को होल्ड कर चुके हैं और एक समय सोनिया गांधी के भी नजदीकियों में गिने जाते रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सोनिया गांधी ने धीरे धीरे अलग अलग जो कांग्रेस बनी थी, वो चाहे पीवी नरसिम्हा राव की हो, सीताराम केसरी की हो, किसी की भी हो, उनको अपने में समाहित किया। पर ये तो ऐसे नेता हैं जो अपनी माताजी के द्वारा बनाई गई व्यवस्था और कांग्रेस को भी अपने में समाहित करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे। पहले जरा कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर लें, जिनको अपनी जान का अब खतरा सताने लगा है। उनको 2 दिन पहले तक तो रात में कुछ साए से दिखाई देते थे अपने शिविर के आसपास, फिर लठैत दिखाई देने लगे, फिर झंडे और लाठी लेकर के पहुंचने वाले दिखाई देने लगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और अब तो सुनते हैं कि उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए पंजाब से और पता नहीं कहां-कहां से लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये अखाड़ा इन्होंने क्यों जमा रखा है, इसके बारे में किसी और ने नहीं बल्कि एक और संत ने खुलासा किया है और हम जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे। योगी देवनाथ हैं, इन्होंने लिखा है कि योजना तो उसने बहुत तगड़ी बनाई थी अशांति फैलाने की, लेकिन योगी जी ने इसको महाकुंभ में ही भांप लिया था कि ये कालनेमी फिर से लौटकर आएगा। इस बार टारगेट था 2027 का आने वाला चुनाव, इसलिए तड़ी मारकर बैठ गया है ये अनशन। इस बार योगी जी इसका पक्का इलाज करेंगे, ये इन्होंने बयान दिया है योगी देवनाथ जी। स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। और जरा एक इनकी बाइट सुन लेते हैं, फिर बाबा जी के पास चलते हैं जवाब लेने के लिए। अब तो ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत समझदार आदमी है, उसको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और ये योगी जी के बारे में तो पता नहीं क्या क्या कह चुके, औरंगजेब और बाबर की औलाद और पता नहीं क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग कर चुके, और अभी कंस भी बता चुके हैं। और योगी जी के किसी मंत्री ने कोई बयान दिया था तो उस पर कहा कि कंस को खुश करने के लिए कंस के जो मंत्री संतरी होते हैं वो तो कंस से भी ज्यादा बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जरा सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर बाबा जी को सुनेंगे। ठीक है, जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस के जो मंत्री हैं, भागवत जी में पढ़ लीजिए, कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे नहीं। तो ऐसे ही जैसा दुखिया होता है उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, उनके कहने से भगवान काम करता है। वो जो कहेंगे तब सब भगवान बुद्धि देगा। भगवान ने बुद्धि देके पहले से हमको भेजा हुआ है और वो हमारी बुद्धि जो है सद्बुद्धि है। किसी भी दुराचरण में हम कभी नहीं लिप्त हुए भगवान की कृपा से। इसी बुद्धि ने हमको बचाया है और हमारे लिए सद्बुद्धि मांगने वाले
थोड़ा कुछ अपने लिए भी कुछ मांग ले, ऐसा हम चाहेंगे। ठीक है, जैसा जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस। विशुद्ध राजनीतिक बयानबाजी। बाबा जी, सर एक असली तो जो जी 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 ये एक तो जो योगी जी ने इसको नाम दिया है ना कालनेमी, ये बड़ा छांट के दिया है और सचमुच ये बहुत ही विघ्नकारी, विघ्न संतोषी पर्सनालिटी है। और ये शुरू से, मैं तो इनको जब से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये तब से जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, जो सनातनी इकोसिस्टम है, उसको लगातार कमजोर करने का, लगातार उसके विरोध में कार्य करने का ये प्रयास कर रहा है। और इसकी जुगलबंदी शुरू से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लगातार चल रही है। हालांकि 2015 में इसी समाजवादी पार्टी में इसी अखिलेश यादव ने इसको सर बनारस की गलियों में दौड़ा दौड़ा के पिटवाया था, लिटरली इनको पीटा गया था। इसके बावजूद ये आदमी घुटनों के बल उसी अखिलेश के सामने नतमस्तक होता हुआ देखा गया। और आज ये जो अभी एक संत जी थे जिनका बयान अभी आप पढ़ के सुना रहे थे, ये निश्चित रूप से ये जो माघ मेले में पहुंचा है ना सर, ये इसका एजेंडा है। और ये 2027 में जो हिंदू इकोसिस्टम है उसको कमजोर करने के लिए ही माघ मेला में इसने षड्यंत्र रचा था। और इसका पूरा ये प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग में कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों शामिल हैं। तो सर इसकी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी वो तो वहां भगदड़ मचाने की या कुछ गड़बड़ी फैलाने की थी। ये डीप स्टेट का गुर्गा है सर, ये राहुल गांधी का गुर्गा है। और ये डीप स्टेट और राहुल गांधी के इशारे पे माघ मेले में कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। मतलब यहां वहां पे कोई आतंकी घटना तक इसका ग्रुप अंजाम दे सकता है। और योगी जी को इससे सावधान रहना चाहिए। पहली बात, ये जानबूझ के माहौल खराब कर रहा है सर। ये माघ मेला, उसमें भी सर हजारों लाखों लोग शिरकत अपना भाग लेते हैं। तो सर ये वहां पे कोई न कोई आतंकी घटना न कर दे, इसके गुर्गे, इसके चेले, इससे चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इसको वाकई इसको जांच और निगरानी में ही रखना चाहिए। और ये जो कर रहा है सर, ये इस वक्त पूरे देश में एक्सपोज हो चुका है। योगी जी ने नाम कालनेमी दिया है, बहुत सही सोच समझ के नाम दिया है। ये वाकई कालनेमी ही है, कालनेमी की तरह ही बिहेव कर रहा है। जी भट्ट साहब, इनका मैं एक और ऑडियो सुनवा देता हूं आपको, उसके बाद मैं फिर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, फिर दूसरे विषय पे हम जाएंगे। सुनिए साहब। राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने, बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। पूछ रहा हूँ आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो भाई आपने बताया, आपने ये कहा कि उन्होंने मेहनत की, तो आप बताइए, सिद्ध करिए कि क्या मेहनत की उन्होंने। आप सिद्ध करिए कि उन्होंने क्या मेहनत की। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज, बताइए कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ, बता दो नाम। वकील थोड़ा ना, वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार, तो फिर ये आदमी खुलकर के बीजेपी के, योगी के खिलाफ है। ये अपने वाणी से, अपने कर्मों से
अपने हंगामे से, अपने जो सवाल खड़े कर रहा है, इससे पूरी तरीके से साबित करने में लगा हुआ है। जी भट्ट साहब। देखिए, इनकी जो पॉलिटिकल लॉयल्टी है और जो ये बोल रहे हैं वो सब जो है स्वतः स्पष्ट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी किस्म की कोई शक शुबा शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। ये घोषित तौर पर आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग कर चुके हैं। ये उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। ये अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच की मांग कर चुके हैं। अतीक अहमद जैसे माफिया हत्यारे को उन्होंने कहा कि उसका वध हुआ था। तो अब इसमें कोई शंका कहाँ रह जाती है कि ये आदमी किसका प्यादा है। और इसके पक्ष में पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दिल्ली में, और वो बता रहे हैं कि मुगलों के राज में और अंग्रेजों के राज में भी शाही स्नान नहीं रोका गया, जबकि माघ मेले में कभी शाही स्नान की कोई परंपरा ही नहीं है। और खाली इतने ही तो कहा था पुलिस ने, इनसे मेला प्रशासन ने, कि घाट के पहले जो डी है बस वहीं पे आप रुक जाइए, वहां से आप पैदल जाइए। और क्या कहा था इनसे। और ये जो है सुरक्षा के लिए कहा था। 2 वर्ष पहले जो कुंभ मेला हुआ था वहां भगदड़ मची थी, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करने वाले यही रोमन कैथोलिक शंकराचार्य जी आए थे सबसे आगे। तो वो शुद्ध रूप से जो काम कांग्रेस खुद नहीं कर सकती वो अपने भाड़े के टट्टुओं से करवा रही है। इसमें कहाँ शंका है आपको। अब वो तो खुल के जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, उनको गालियां दे चुके हैं, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर क्या क्या बता चुके हैं। तो अब शंका क्या रह गई है। वो शंकराचार्य का तो खाली चोला ओढ़े हैं। उनको मुख्यमंत्री को टारगेट करना है 2027 के चुनाव के लिए। उनको कांग्रेस के लिए जमीन बनानी है, वो बना रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी कैसे लड़ती है। और बीजेपी का 18 जनवरी को यह विवाद शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या बीजेपी के संगठन ने इसमें अभी तक कोई प्रयास कुछ किया हो इसको डिफ्यूज करने के लिए, ऐसा मुझे भी दिखाई नहीं पड़ा। बल्कि बीजेपी के नेता ही और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य लगता है इस मामले में और आग में घी डाल रहे हैं। वो तो शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप स्नान करिए, वो मामले को समाप्त करिए। अब आज खबर आई है कि वो शायद उससे मिलने भी जा रहे हैं। तो बीजेपी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि हाउ दे इंटेंड टू डील विद द क्राइसिस। क्योंकि ये मामला जितना आगे बढ़ेगा वो बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो उसका पॉलिटिकल क्रेडेंशियल है, जो उसका पॉलिटिकल प्लैंक है, जो उसकी पहचान है, जो उसकी अस्मिता है, जो बीजेपी का वैचारिक आधार है, ये तो कालनेमी उस पर चोट कर रहा है। तो बीजेपी चुप क्यों बैठी है, ये मेरे इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन ये अविमुक्तेश्वर को जो करना है वो खुल के कर रहा है, बिना किसी लाग लपेट के, और बहुत ही भद्दे तरीके से। वो शंकराचार्य होने का दावा करता है, लेकिन शंकराचार्य की वो जो मर्यादा का वो पालन कर रहा है, ऐसा अभी तक दिखा नहीं। जी। ऐसा नहीं लगता है कि कल अमित शाह जैसे लखनऊ आए थे उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर, उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो पूरी तरीके से योगी के साथ खड़ा है। हाँ, इस विवाद में किसी तरह का बयान कोई शीर्ष नेतृत्व से नहीं आया, ये अलग बात है। पर जो राष्ट्रीय चैनल हैं, अलग अलग टीवी मीडिया हाउसेस के, वहां प्रवक्ता तो मोर्चा ले रहे हैं। जी नहीं, कल अमित शाह के दौरे के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि ये विवाद अब समाप्त हो जाएगा और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश का संगठन और सरकार एक पाले में खड़े होकर के इस आदमी का कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे ऐसा। और अमित शाह को आए गए यहाँ से कल वो शाम को ही चले गए थे, 24 घंटे हो रहे हैं,
अभी तक कोई ऐसा प्रयास सामने नहीं आया है। और राजनीति में और जब आप सरकार में होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने टकराव, विरोधाभास और विवाद, कंट्रोवर्सी, ये किसी भी पॉलिटिशियन के जीवन का सामान्य अंग है। लेकिन उनको उनका निराकरण करने का प्रयास भी तो होना चाहिए। ऐसा होता नहीं दिख रहा, ये मेरा कहना है। बाबा जी, आपको लगता है कि माघी मेले में जिन चीजों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजों की चर्चा हो रही है मीडिया में रोजाना शाम को 4 बजे से लेकर के और रात को 10-11 बजे तक केवल और केवल इसी पर चर्चा हो रही है। लाइव इंटरव्यू इस आदमी के प्रसारित हो रहे हैं, तो एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की पूरी छूट दी जा रही है इस आदमी को मीडिया के द्वारा। सर, मीडिया तो शुरू से ही, मीडिया का एक अंग शुरू से एंटी बीजेपी रहा है और योगी जी के खिलाफ, योगी जी को कमजोर करने में जो ताकतें इंटरेस्टेड हैं उनके हाथों में खेलता रहा है। और मीडिया को, आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया के और मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के भी करीब 20 पत्रकारों को 1 महीना तक अमेरिका में बुला के बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको कैसे कैसे अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है, किन मुद्दों को उठाना है और कैसे संगठित रूप से कार्य करना है। और वो तमाम मीडिया के वो चैनल्स उसी तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे। और मैंने बोला ना, ये सारे के सारे डीप स्टेट द्वारा फंडेड है। और डीप स्टेट को एक बात और समझ में आ गई है कि योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, वो चुनावी राजनीति में, चुनावी उसमें समर में उनको हराना आसान नहीं है। तो उनको इन डर्टी ट्रिक्स से ही हराया जा सकता है। तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत इन डर्टी ट्रिक्स पे ही लगाई है। अच्छा, एक चीज, हर बार ये कहते हैं नहीं बीजेपी बहुत कमजोर हो गई, बहुत कमजोर हो गई, बहुत कमजोर हो गई, इस बार ये हो जाएगा, इस बार तो राहुल गांधी कमाल कर देंगे। तब तक एक चुनाव आ जाता है और उस चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। फिर ये 4 दिन के लिए मायूस रहते हैं, फिर ये वापस खड़े हो जाते हैं। सर, इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। और ये जो आपको मीडिया में दिखाई दे रहा है ना, ये सब एक एजेंडा ड्रिवन प्रोग्राम है जिसके लिए दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। और इनके हैंडलर सारे विदेश में बैठे हैं। ये टूल किट है एक तरीके से, भगवा टूल ये किट। टूल किट है, बिल्कुल टूल किट है। और एक चीज और बता दूं आपको, डीप स्टेट को यह भी पता है कि बीजेपी की सेकेंड लाइन क्या है। आफ्टर मोदी हु, जो ये सवाल होता है ना, बीजेपी में वो सेकेंड लाइन एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो अब इस डीप स्टेट ड्रिवन मीडिया ने मोदी की तरफ से अपनी तोपों का मुंह हटा के योगी की तरफ कर दिया है। पर इसके विपरीत एक और काम हो रहा है। सर, ये तो डीप स्टेट का एजेंडा और डीप स्टेट ड्रिवन लोग हैं। आम पब्लिक क्या कह रही है? मैं आज आपको पंजाब की मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं कि आज की तारीख में पंजाब के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हमको भी योगी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमको भी एक योगी दे दो। और आज पंजाब में अचानक, पिछले 1 हफ्ते की मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं, ये अचानक से बीजेपी 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 पब्लिक के मुंह से सुन रहा हूं मैं। राजनेताओं के बयानों की बात नहीं कर रहा हूं, आम पब्लिक जो सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं कि अब पंजाब के लोगों ने, तो आप कितना ही योगी जी को करी आइए, योगी जी की पॉपुलैरिटी तो पैन इंडिया बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, आप खुद यूपी के लोगों से बात करिए भाई। असली चीज ये वोटर जो होता है ना, वो मैटर करता है सर। वोटर आज योगी जी के साथ खड़ा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जरा मैं जी। एक आवाज सुनवाता हूं शकील अहमद की
क्योंकि वीरेंद्रनाथ भट्ट साहब को जाना भी है तो उन्हीं के पास मैं आऊंगा टिप्पणी के लिए। शकील अहमद ने राहुल गांधी की, वो आजकल राहुल गांधी की आरती उतारने में लगे हैं जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। सुन लेते हैं क्या कहा है। मैं बिहारी हूँ। मैंने राहुल गांधी जी के यहाँ फोन किया। वैसे मैं राहुल जी ने फिल्टर लोगों से मिलना शुरू किया। फिल्टर लोगों से क्या मिलना शुरू किया कि जैसे आप बिहार के इंचार्ज हैं, मैं बिहारी हूँ। मैंने राहुल गांधी जी के यहाँ फोन किया। वैसे मैंने पिछले 5 साल से राहुल गांधी जी का टाइम नहीं मांगा है, जो सच्चाई है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने माना तो उनके ऑफिस में आ गया कि भाई ये आदमी मिलना चाहता है। ये किस स्टेट का है? ये तो बिहार का। तो बिहार में कौन है इंचार्ज? तो फला है। मतलब उससे पूछो कि इससे मिलना है। उसने अगर कह दिया कि नहीं, उसको लगा कि ये मेरी तारीफ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे भाई, प्रेसिडेंट के पास जो वर्चुअल प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, कहने को आप कह दीजिए कुछ नहीं है, लेकिन वही प्रेसिडेंट है, वही मालिक है कांग्रेस के। तो अब उनसे जाकर के हम अगर उसकी तारीफ ही करेंगे या उसी से हमको मिलने दिया जाएगा तो आपके पास बात नहीं पहुंच सकती है। बिल्कुल। वही लोग आते हैं जो यही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस में फर्क है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सोनिया गांधी जी ने सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, उसके पहले राजीव गांधी जी की कांग्रेस, उसको अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपना नहीं सके। उनकी कांग्रेस पर के भी लोगों को उनको शक हो। राहुल जी ने देखिए, जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी तो एक 7-8 पेज की चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, और उसमें उन्होंने भी आरती उतारी थी। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, गिनाने की जरूरत नहीं है कि अब तक कितने कांग्रेसी पार्टी छोड़ करके जा चुके और अब भारतीय जनता पार्टी में सरकारों में भी और वैसे भी संगठन में भी अलग अलग पदों पर बैठ करके भूमिकाएं निभा रहे। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के और आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जी। ये लोग छोड़ करके क्यों गए हैं, ये जिस्ट बताया है उसका शकील अहमद ने। आपका ये फ्रेम बार बार फ्रीज क्यों हो रहा है? और राहुल गांधी भी सुधरने को तैयार नहीं है। जी भट्ट साहब, आपको आवाज आ रही है? आज भट्ट साहब का कुछ नेटवर्क गड़बड़ है सर। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी बाबा जी, इसको आप ले लीजिए। जी, चौधरी साहब का क्या मामला हो रहा है? हाँ जी, भट्ट साहब का शायद सर नेटवर्क गड़बड़ है। अगर आप कहें तो हम लोग बातचीत कंटिन्यू करें। हाँ हाँ बाबा जी, तो, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी सर देखिए, शकील अहमद जी ने जो सवाल उठाया है ना कि राहुल गांधी से कोई मिलने आता है तो वो पहले उस स्टेट के प्रेसिडेंट से या उस स्टेट का जो इंचार्ज उन्होंने बना रखा है उससे पूछते हैं कि इससे मिलना है कि नहीं मिलना है। सर इसी से आप समझ सकते हैं कि वो स्टेट से किस कदर कटे हुए हैं। सर हिमंता विश्व शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सबसे होनहार लीडर्स को खोया है, कैसे उनको सबको दरकिनार किया है। फिर वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो हिमंता विश्व शर्मा हो, चाहे वो आरपीएन सिंह जी हो या और बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग, शकील अहमद जैसे लोग घर बैठ गए, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग घर बैठ गए, और आज इन सबको घर बिठा के राहुल गांधी ने आगे किसको किया है? सचिन राव, कृष्णा अल्लावरू, वो लोग जो जिंदगी में कभी क्लास की मॉनिटरी नहीं लड़े, वो आज राहुल गांधी के आंख कान नाक बने हुए हैं। मैं समझता, हाँ जी भट्ट साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा, भट्ट साहब चले गए शायद। तो सर राहुल गांधी ने इन जो बड़े लीडर्स थे, जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, इन सबको साइडलाइन करके कॉर्पोरेट लीडर्स, अब सचिन राव क्या है,
वो जो जय जगत वाला ग्रुप है जिसको राहुल गांधी इतना प्रमोट करते हैं, अभी कल उसी की एक ट्रेनिंग क्लास में राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और वो कह रहे थे वो जी राम जी आप सर वो आदमी भगवान राम का नाम लेने तक से गुरेज करता है और कितने तिरस्कारपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। जी ग्राम आप ये जी, देखिए, ग्राम जी ग्राम जी बता रहा था। जी ग्राम जी बता रहा था। अच्छा, वो हमारे यहाँ तो है कि भैया एक व्यक्ति था जो राम का नाम लेने से उसको परहेज था, तो उसको संतों ने कहा कि तू एक काम कर, राम राम बोलने में तुझे दिक्कत है ना, तो मरा मरा बोलना शुरू करते। तो मरा 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 राम राम करते करते राम का नाम लेने लग गया और तर गया। तो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, जब 80-85% बहुसंख्यक हिंदू समाज के आराध्य देव भगवान राम का नाम लेने से तुमको इतनी दिक्कत है, फिर तुम कहते हो कि हमको वोट नहीं मिल रहे, हमारा वोट चोरी हो गया। मतलब तुम भगवान राम का नाम इतने तिरस्कारपूर्ण तरीके से ले रहे हो, ग्राम जी बोल रहे हो उनको, और तुम आज तक रामलला के दर्शन नहीं करने के, फिर कहोगे कि वोट चोरी हो गया। तो सर वो जो शकील अहमद जी ने मुद्दा उठाया है ना कि इस आदमी ने कांग्रेस का पूरी तरह सत्यानाश कर दिया, एकदम सही मुद्दा है सर। वो आदमी सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी आत्मसात नहीं कर पाया। और आप देख लीजिए ना कि जितने लीडर्स थे सब एक एक करके छोड़ के चले जा रहे हैं। देखिए, उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 और वो महत्वपूर्ण कहता है कि बातें। सफाई हो रही है कांग्रेस की। देखिए, इन्होंने जी 2-3 और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी जरा दर्शकों के सामने मैं ले आता हूं। इन्होंने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये असहज महसूस करते हैं जिनकी समाज में पहचान और जनाधार है। इसी वजह से उन लोगों को तरजीह देते हैं जिनका अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को तानाशाह प्रवृत्ति का और गैर लोकतांत्रिक नेता बताते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों की बात ही नहीं सुनते और मानकर चलते हैं कि पार्टी अपनी राष्ट्रीय मौजूदगी के चलते कभी दूसरे नंबर से नीचे जा ही नहीं सकती, यानी दूसरे नंबर पर तो रहेगी ही। और अगर आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी रही तो फिर हमारे ही दरवाजे पर आएंगे लोग और हम ही सत्ता में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 2019 में अमेठी से हार गए थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी अपने पूर्वजों और परिवार द्वारा दशकों तक संवारी गई सीट भी अपने रवैये की वजह से बचा नहीं पाए। मोटे तौर पर इन्होंने ये कहा है बाबा जी कि राहुल गांधी अनसिक्योर हैं। कांग्रेस के भीतर ही अगर कोई कद्दावर नेता है तो वो उससे भी डरते हैं, उसकी परछाई से भी डरते हैं। और संभवतः जो बात एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि पार्लियामेंट को इसलिए नहीं चलने देते, इसलिए नारेबाजी करवाते हैं, इसलिए तख्तियां लेकर के वहां हंगामे होते हैं ताकि विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के और विपक्ष के दूसरे नेता विचार न रख सके, उनके अच्छे भाषण ना हो जाएं। क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का डर रहता है कि कांग्रेस के भीतर अगर किसी नेता ने उनसे अच्छा भाषण दे दिया तो कहीं उनकी लीडरशिप खतरे में ना पड़ जाए। तो एक तरीके से इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं। नहीं सर, आपको याद होगा पिछले 10 दिन पहले एक और बात आई थी कि राहुल गांधी उन्हीं लोगों के साथ काम कर सकते हैं जिनको वो नाम लेके बुला सके। वो कमलनाथ को जो उन्होंने फोन किया था और कमलनाथ को वो नाम लेके बुलाते हैं, जबकि कमलनाथ उनके पिता के कलीग रहे। सही है। अच्छा सर, अमरिंदर सिंह के साथ काम करने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत थी? क्योंकि अमरिंदर सिंह सोनिया जी का नाम लेके उनको सोनिया कह के बुलाते हैं।
क्योंकि राहुल गांधी के पिताजी अमरिंदर सिंह से बहुत जूनियर थे। बिल्कुल। तो सर राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ जो मासेस के लीडर रहे हैं या जो चुनावी राजनीति के धुरंधर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उन सबसे घबराते हैं। वो सर उसका कारण है सर, वो अगर आप एक सिफारशी आदमी को टीम का कप्तान बना दीजिए, वो ये जानता है कि यार मुझे तो खेलना आता नहीं, मैं तो रन बना नहीं पाऊंगा। उस टीम में अगर सचिन और वीरेंद्र सहवाग जैसे धुरंधर हैं, चौके छक्के मारने वाले हैं, तो उसमें एक टेल एंडर जिसने कभी जिंदगी में 20 रन नहीं बनाए, जिसने आज तक, अब देख राहुल गांधी के नाम पे आप कितने चुनावी विजय रख सकते हैं। उनका सैकड़ा, उनकी सेंचुरी पूरी होने वाली है चुनावी हार की, और वो कहते हैं कि नहीं, हम हार जीत से मैटर। अभी इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो जय जगत वाली, सचिन राव वाली, उसमें सचिन राव एक बात कहता है कि आपको चुनावी हार जीत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गीता पढ़ा रहा था एक दिन, वो कहता है कि आपको चुनावी हार जीत से कोई मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ कर्म किए जाओ, फल तो भगवान ने देना है, वो देगा। अभी वो हरा रहा है आपको, कल जिताने लग जाएगा, आप खाली काम करते रहो। अच्छा, बिहार में इनके ऊपर आरोप लगे, कृष्णा अल्लावरू को लोगों ने घेर लिया। सर आपको क्या लगता है कि कृष्णा अल्लावरू की सचमुच इतनी औकात है कि वो राहुल गांधी की निर्देश के बिना बिहार में टिकट बेच देंगे? कृष्णा अल्लावरू है कौन? तो राहुल गांधी खुद बिहार के टिकट बिकवा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी भी जानते थे कि 2 4 5 सीट जो आ गई वो यही आनी है, बाकी कम से कम टिकट तो बेच लो। कृष्णा अल्लावरू को राहुल गांधी की इंस्ट्रक्शंस थी। इसको बिहार का बच्चा बच्चा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वोटर है, वो समझता है, जानता है। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि राहुल गांधी की क्या पॉलिटिकल एक्यूमेन है। तो शकील अहमद, जब कृष्णा अल्लावरू जैसे लोग आगे किए जाएंगे तो शकील अहमद तो बेचारे ऑलरेडी लाइन में पीछे हटते चले जाएंगे, पीछे होते चले जाएंगे, और अंत में एक दिन घर बैठा दिए जाएंगे, बैठ गए वो घर। सर ये वो आदमी है शकील अहमद जो सामने आ गया, रिजाइन करके घर बैठ गया। ऐसे सैकड़ों और होंगे जो रिजाइन करने की कगार तक ढकेल दिए गए हैं कांग्रेस में राहुल गांधी के द्वारा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जुड़ने के लिए और 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।